सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं ज्योति कृष्ण आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वे जो सोचता है वही बन जाता है और खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो सामंजस्य में हो। ये जो पंक्तियां है गांधी जी की द्वारा कही गई है। दोस्तों, आज 30 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सर्वोच्च नेता एवं दुनिया भर में प्रेम और अहिंसा के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर 1 मिनट मौन धारण करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इसके साथ ही आज की तारीख की एक और विशेषता है। आज हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना करने वाले दोस्तों, इसके साथ ही आज की तारीख की एक और विशेषता है। आज हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती है और उस पर उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। आज का यह राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में केरल के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के अलग अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज का आदर्श वाक्य है द वाइज शैल इनहेरिट ग्लोरी, अर्थात बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करने हेतु महाविद्यालय द्वारा व्याख्यान माला सीरीज चलाई जा रही है और साथ ही केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि, जो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की समर्पित स्वयंसेवी संस्था है, 1969 में इसकी स्थापना हुई और 1971 में यह पंजीकृत हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर ए विश्वनाथन अय्यर थे, जो संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान और हिंदी के विलक्षण विद्वान थे। अंग्रेजी, तमिल, मलयालम भाषाओं के अच्छे जानकार, लेखक और अनुवादक भी रहे हैं। आज केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर पी.एन. विश्वंभरन सर है। साथ ही केरल के कई प्रतिभावान हिंदी प्रेमी इसके सदस्य हैं। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको यह सूचित कर रही हूँ कि आज इस व्याख्यान माला सीरीज का 12वां व्याख्यान है और आज का विषय है हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिव। और इस विषय पर मुख्य भाषण देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर राहुल सिंह जी, जो कि सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका झारखंड के एएस महाविद्यालय देवघर के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य है और कार्यक्रम में पर्चा प्रस्तुत करने के लिए केकेटीएम गवर्नमेंट कॉलेज कोडंगलूर से डॉक्टर सिंधु एसएल जी, महाराजास कॉलेज से बिसीना जी और कुसैट से रेवती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध करती हूँ कि आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखें और बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाएं, ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक देख सके और सुन सके। मुख्य भाषण के बाद फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें अपना पता, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है,
ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए प्रथम वर्षीय बीए छात्रा नंदिनी जी को आमंत्रित करती हूँ। वह शक्ति हमें दो दयाही दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाही दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। धन्यवाद। अपने स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका और हिंदी विभाग एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला है। आज 12वां व्याख्यान है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कई विद्वानों ने इस व्याख्यान माला में इसके पहले तो व्याख्यान दिए और सेंट पीटर्स महाविद्यालय और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के सदस्यों के अलावा झारखंड, बनारस, आगरा, जयपुर, पौंडीचेरी, मुंबई तथा केरल के भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक बंधु और शोध छात्र इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप सभी के सहयोग से ही यह व्याख्यान संभव और सफल होता है। सभी के प्रति हमारा आभार व्यक्त करती हूँ और सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। आपको इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से, विशेषकर सेंट पीटर्स महाविद्यालय के हिंदी विभाग की तरफ से और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की तरफ से इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर दृष्टिपात करें तो इसमें विभिन्न पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु जी के आगमन के बाद ही हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ है। पहले नाटक और निबंध विधा में काफी विकास हुआ था। कहानी का विधा रूप में विकास मुख्य रूप से सरस्वती और इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ था। सबसे पहले ही इन दोनों पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ था। इसमें 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके कार्यभार को संभाला और सरस्वती पत्रिका के पहले भी करीब 25 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, लेकिन कहानी विधा का विकास सरस्वती के आगमन के बाद ही हुआ था। सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी पंडिता और पंडितानी, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली आदि प्रकाशित होकर आई थी। सर्वविदित है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
बड़ी निष्ठा के साथ 1903 से 9 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद भी 2 साल के अंतराल के बाद फिर वे उसका दायित्व उन्होंने संभाला था। 1913 में विशंबरनाथ कौशिक की कहानी रक्षाबंधन और 15 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर प्रेमचंद जी का आगमन हुआ था, उनकी कहानियों का प्रकाशन भी इस पत्रिका में हुआ था। हिंदू पत्रिका के बाद, सरस्वती पत्रिका के बाद हिंदू पत्रिका आ गई और हिंदू पत्रिका में प्रसाद जी का कहा जाता है कि प्रसाद जी हिंदू पत्रिका के समर्थक थे। इनकी कहानी, प्रसाद जी की कहानी ग्राम हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदू पत्रिका में साहित्यिक रचनाओं पर जोर दिया जाता था। इतना ही नहीं, इसमें बंगला से अनुदित रचनाएं भी छपकर आती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के बाद मुख्य रूप से भारत मित्र, माधुरी, आज पत्रिका, चांद पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका और उसके बाद हंस पत्रिका, जागरण, आलोचना, कहानी पत्रिका और मुंबई से प्रकाशित सारिका पत्रिका आदि का नाम इसके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस तरह आज तक कहानी को सुरक्षित रखने में विभिन्न पत्रिकाओं का योगदान रहा है। कहानी, नई कहानी आंदोलन और समांतर कहानी आंदोलन जैसे मुख्य आंदोलनों से होकर आज एक सुगठित विधा के रूप में विकास प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी कहानी के शिल्प पक्ष पर हम विस्तार से राहुल जी से सुनेंगे। विषय है हिंदी कहानी अंतर्वस्तु के शिल्प। व्याख्यान, आज का व्याख्यान हिंदी के युवा आलोचक, कहानीकार एवं झारखंड के देवघर के एएस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल सिंह जी देंगे। राहुल जी सेंट पीटर्स कॉलेज के सेंट पीटर्स महाविद्यालय की तरफ से और केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। 3 पर्चे हैं। पहला है KKTM गवर्नमेंट कॉलेज कोडुंगलूर के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु एसएल जी का। पर्चा का शीर्षक है टेकचंद की कहानी मोर का पंख एक विश्लेषण। सिंधु जी सप्रेम आपका स्वागत करती हूँ। और दूसरा पर्चा है बिसिना केएस का, जो महाराजा कॉलेज की शोध छात्रा है। पर्चा का शीर्षक है संजी की कहानी मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ में त्रिलिंगी विमर्श। और एक पर्चा भी है कुसाट की स्नातक छात्रा रेवती मोड़ सुदर्शनन किया। उनका शीर्षक है नासरा शर्मा की कहानी अपनी कोख एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। तीनों को बड़े तहे दिल से इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में भारत के कई विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़े हैं, कई शोधार्थी हैं, कई छात्र छात्राएं हैं, कई हिंदी प्रेमी हैं। देखा कि हमारे मनोहरन सर हैं, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष 3 विश्वंभरन सर हैं, कालड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शांति जी हैं, सदी जी हैं और हमारे केरल के प्रमुख साहित्यकार मोहम्मद कुंज मेहतर जी हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सभी छात्र छात्राओं को सबको तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक और बार सबका स्वागत और नमस्कार। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलनशेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। मेला लगने वाला है, वो भी बहुत वर्गीस सर तो आज व्यस्त होंगे, तो आज तो वे जुट नहीं पाएंगे, शायद अगले कार्यक्रम की ओर तो बैठेंगे। जी मिस। अब हम कार्यक्रम के केंद्र बिंदु की ओर बढ़ चुकी हैं और आज हमारी इस व्याख्यान माला का विषय है हिंदी कहानी अंतर वस्तु का शिल्प। इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल सिंह जी,
सहायक आचार्य हिंदी विभाग एएस महाविद्यालय झारखंड, उनके बारे में मैं यहाँ पर कुछ परिचय देना चाहूंगी। साहित्य से इधर सिनेमा और विश्व सिनेमा और विभिन्न कला रूपों में उन्हें दिलचस्पी और लेखन कार्य, हिंदी साहित्य में आधुनिकता, अवधारणा और इतिहास, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के उदय का समाजशास्त्र आदि विषयों पर शोध कार्य। उन्हें डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था रांची द्वारा बंगला, मराठी और अवध नवजागरण का औपनिवेशिक काल के जनजातीय धार्मिक सामाजिक आंदोलनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोधवृत्ति प्राप्त है। विचार और आलोचना, अनन्य प्रकाशन दिल्ली, अंतर कथाओं के आईने में उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, विश्व सिनेमा का बाइस्कोप ई बुक आदि पुस्तकें प्रकाशित हैं। साथ ही सीताराम शास्त्री स्मृति आलोचना पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए, वनमाली युवा कथा आलोचना सम्मान वर्ष 2019 के लिए, देवी शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान वर्ष 2020 के लिए आदि पुरस्कारों से भी वे सम्मानित है। सर, मैं तहे दिल से आपको इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और आज इस वेबिनार के मुख्य विषय पर अपना वक्तव्य रखें और उससे हम सबको लाभान्वित करें। सबसे पहले हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी, केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि, इन दोनों का संयुक्त रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्राचार्य साजू वर्गीज, मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर टीएन विश्वंभरन सर, स्वागत करने के लिए आई सिंधु मैडम और एचओडी मैम डॉक्टर मीना के, और साथ ही केरल हिंदी साहित्य मंडल के सचिव डॉक्टर सी राधा मणि जी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि यह अवसर मुझे उपलब्ध कराया आप सबने मिलकर। और केरल को संबोधित करना मेरे जीवन के लिए इसलिए भी खास है कि अब तो खैर बच्चे प्राइमरी स्कूल से केरल का नाम जानते हैं, लेकिन हमारे वक्त में हम मिडिल स्कूल में केरल से परिचित हुए थे। एक ऐसा राज्य जो साक्षरता दर के लिए जाना जाता था, और तब बिहार और झारखंड की स्थिति लिखने पढ़ने के मामले में ऐसी थी कि बच्चे में हम जो है वो केरल के बारे में सोचा करते थे कि इतनी साक्षरता दर आखिर उन्होंने हासिल कैसे की होगी, शिक्षा का यह स्तर। और बाद के वर्षों में तो केरल कई कई रूपों में जीवन में शामिल होता रहा। तो ये माननीय मोदी जी जैसा नहीं है कि मेरा पुराना रिश्ता है, लेकिन केरल के प्रति सच में एक मुग्ध करने वाला भाव है, गर्व करने वाला भाव है। और अब जब ये मौका मिला तो इसको ना करने का तो खैर कोई सवाल नहीं था। और सिंधु मैडम का स्नेह जो है वो विगत 10 वर्षों से अलग अलग रूपों में व्यक्त होता रहा है। एक बार को ये लगा था अभी बीच में तबीयत इनकी खराब हुई तो कि शायद ये मामला टल जाएगा, लेकिन उनको पुनः स्वस्थ देखकर अच्छा लग रहा है। तो अब हम सीधे आते हैं आज के विषय पर, हिंदी कहानी अंतर वस्तु का शिल्प। 2 अनुरोध उनके थे कि मैं बहुत तेज ना बोलूं, तो उम्मीद है कि जिस रफ्तार में मैं बोल रहा हूं ये धीमा है और आप समझ पाएंगे। और दूसरा था कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आमतौर पे मैं जिस ढंग से संबोधित करता हूं उससे थोड़ा सा अलग संबोधन ये होगा। तो देखिए, जहां तक कहानियों की बात है, हम सबके जीवन में कहानियां अलग अलग रूपों में दाखिल होती हैं, और हम हिंदी पढ़ें या ना पढ़ें तो भी कहानियां हमारे जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा रही हैं। फर्क ये होता है कि एक ही कहानी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अर्थ जो है वो बदलते चले जाते हैं। ये अर्थ जो कहानी तो वही रहता है, लेकिन उसका अर्थ जो बदलता है
वो इसलिए बदलता है कि हमारे जिंदगी के तजुर्बे बदलते चले जाते हैं, और अपने जिंदगी के उन अनुभवों के आलोक में जब हम उन कहानियों को देखते हैं तो हर बार उसका कुछ नया अर्थ हमें मिलता है। मसलन मैं एक उदाहरण आपको दूं कि बचपन में तो हमारे यहाँ जो किस्से कहानियां थी, वो चाहे वो पंचतंत्र की हो या हितोपदेश की, तो हमारा बाल सुलभ मन उलट कर ये सवाल कभी नहीं करता था कि आखिर उसमें पेड़ या पंछी या कोई पशु आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी भाषा कौन सी रही होगी। हमारा बाल सुलभ मन जो है उसको स्वीकार करता है कि हाँ, एक कछुआ जो है एक हिरन से बात करता है, एक हिरन जो है वो कौवे से बात करता है, कौवा जो है उसके चूहे की दोस्ती है, और कबूतर, और ये तमाम एक प्रकृति जगत वहां मौजूद है। उन कहानियों का एक अलग मकसद रहा था जब वो कहानियां अपने समय में कही गई। आप देखेंगे उन कहानियों में कि एक सबक उसके अंत में जरूर रहता है। तो कहानियों का एक संबंध शिक्षण से रहा है। शिक्षण के साथ आप देखेंगे कि वो कहानियां हमें जो है वो बांधे रखे, इसलिए उसमें मनोरंजन, कौतूहल, ये तमाम चीजें जो है वो मौजूद रही। लेकिन अब जब हम ग्रेजुएशन में कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मनोरंजन, कौतूहल, इन सब चीजों के बारे में अलग से न बताकर वो एक अलग ढंग से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि उसमें एक कथानक होता है, उसमें एक पात्र होता है, उसमें चरित्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, संवाद होता है, जिसको हम शैली तात्विक समीक्षा के तौर पर जानते हैं। तो एक तरीका तो है हमारे पास कि हम उस बनी बनाई पद्धति से किसी कहानी को देखें, और दूसरा तरीका है कि हम अपने सहज बोध से उन कहानियों को पढ़ते हुए अपनी एक राय या अपनी एक समझदारी जो है वो विकसित करें। ये थोड़ा श्रम मांगता है, और मेरा रास्ता ये श्रम वाला ही रहा है। तो मैं आप विद्यार्थियों को आज उस रास्ते के बारे में कुछ बताऊंगा कि उस रास्ते पर चलकर कहानियों की जो समझदारी हम अर्जित करेंगे वो इस रास्ते पर चलकर अर्जित समझदारी से कैसे अलग होती है। तो इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो अकादमिक तौर पे जब हम कहानियों की समीक्षा या कहानियों की आलोचना करते हैं तो हम सबकी कोशिश होती है कि हमारे पास कोई बनी बनाई पद्धति एक हो जिससे हम आसानी से जो है वो किसी भी कहानी की समीक्षा कर दें। लेकिन कहानी की समीक्षा किसी मैकेनिक का काम नहीं है कि आपके पास कोई रिंच हो, कोई पेचकस हो जिससे आप जो है उसके टूल्स खोल दें और फिर से उसको जोड़ दें। कहानियों के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि हर कहानी अपने आलोचना के प्रतिमान अपने कोख में छिपाए रखती है। तो हर कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो उस कहानी में कुछ बातें हो सकती हैं जो दूसरे कहानियों के मेल जोल में हो, लेकिन अगर एक अच्छी कहानी है तो आप ये मानिए कि वो अपने पिछली कहानियों से किसी ना किसी मायने में अलग होगी। अब वो अलग किस रूप में होगी, आलोचना का काम इसकी शिनाख्त करने का है, इसकी पहचान करने का है। तो एक तो वो जो शैली तात्विक समीक्षा वाली पद्धति है जो हम बहुत अपने बच्चों को सहूलियत के लिए बताते हैं कि किसी भी कहानी में ये 6 तत्व होते हैं, इन 6 तत्वों के आधार पर हम कहानी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वह पद्धति मुझे बहुत कारगर नहीं लगती है। और चूंकि अब ये जानकारी है मेरे पास कि आपके यहाँ स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई हो रही है, तो आप खुद पाते होंगे कि एमए में जाने के बाद बीए में जिस ढंग से कहानी पढ़ रहे थे, एमए में जाकर वो मामला बदल जाता है। एमए में आपसे कुछ ज्यादा उम्मीदें की जाने लगती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो उम्मीद हम एमए में करते हैं उस उम्मीद के रास्ते पर हम बीए में ही चलना थोड़ा सिखा दे, ताकि एमए में आपको अचानक ये ना लगे कि हमारे साथ तो चीटिंग हो गई बीए में। ठीक है। तो इसका तरीका जो है वो ये है कि कहानी की एक बुनियादी समझदारी जो है वो हम विकसित करने की कोशिश करें। ये बुनियादी समझदारी कई स्तरों पर हो सकती है। एक तो खुद कहानी की विधा के तौर पर कि कहानी एक विधा के बतौर कैसे विकसित होती है। दूसरा,
कि हम किसी कहानीकार को पकड़ लें और उस कहानीकार को समग्रता में पढ़ें। जैसे अभी आज जो पर्चे पढ़े जाएंगे उसमें सोनकर जी की कहानी है, संजीव की कहानी है, तो एक एक कहानी के आधार पर हम उस कहानी का मूल्यांकन तो कर सकते हैं, लेकिन उस कहानीकार का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी एक कहानी के मूल्यांकन को ज्यादा बेहतर तरीके से हम तब कर पाते हैं जब उस कहानीकार की दूसरी भी कुछ कहानियां हमने पढ़ रखी हों। तो दो तरीके हुए, एक तो पहले हम कहानी की विधागत समझदारी थोड़ी अर्जित करें कि कहानी कैसे विकसित हुई है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि प्रेमचंद की यहाँ जो कहानी है वो कहानी उदय प्रकाश की यहाँ जो कहानी है उससे अलग है, ये एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य को समझने में हो सकता है कि पूरी किताब की जरूरत बनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाए कि ये ठीक ठीक इस बात को हम समझेंगे कैसे। तो इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद को कहानी की जो संरचना या कहानी का जो ढांचा मिला था, उदय प्रकाश को कहानी का जो ढांचा या संरचना मिला वो प्रेमचंद को मिले ढांचे से अलग था, और उस ढांचे में बहुत बदलाव हुआ उदय प्रकाश तक पहुंचते हुए। तो जो मैं कह रहा हूं विधागत समझदारी, तो हमें ये देखना होगा कि प्रेमचंद के समय से कहानी का जो विकास होता है वह हमारे समय तक आते आते किन बदलावों से होकर गुजरता है, और कौन से ऐसे कहानीकार हैं जो इसमें कुछ जरूरी बातों को जोड़ते हैं या उस विधा में हस्तक्षेप करते हुए उस विधा के माध्यम अपनी पहचान अर्जित करते हैं। दूसरा ये है कि इसको फिर जो है वो कहानीकार के धरातल पर चले जाएं। तो हम कहानीकार को जब पूरी समग्रता में पढ़ते हैं तब आपके साथ दो चीजें और घटित होंगी। एक यह कि आप जिस कहानी को हो सकता है कि बहुत प्रभावशाली समझ रहे थे, लेकिन समग्रता में जब उस कहानीकार को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी कुछ चीजें तो पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, और चूंकि उसको हमने निरंतरता में नहीं पढ़ा है, अचानक वह कहानी हमारे सामने आई है तो हम उससे मुग्ध या चमत्कृत होते हैं। लेकिन जब चीजों को आप समग्रता में पढ़ते हैं तब आप देख पाते हैं कि उनके पास कौन से ऐसे प्रतिमान हैं, टूल्स हैं, औजार हैं जिनका वो बारंबार अपनी कहानियों में इस्तेमाल करते हैं। इसी से मैंने जो है वो अपने इस व्याख्यान का शीर्षक जो रखा था वो अंतर्वस्तु का शिल्प रखा था, कि हमें जो बताया जाता है कहानी के बारे में या किसी भी रचना के बारे में कि उसके दो पहलू होते हैं, एक उसका भाव पक्ष होता है और दूसरा उसका शिल्प पक्ष होता है। और हम इसी को कहीं कहीं भाव पक्ष को ही संवेदना पक्ष कहते हैं या भाव और संवेदना को एक साथ देखते हैं, और उसके शिल्प पक्ष को कला पक्ष वाले खाते में डाल देते हैं। और जब हम किसी कहानी पर या किसी कविता पर बात कर रहे होते हैं तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो हम 3/4 उसकी व्याख्या जो है उसके भाव और संवेदना पर करते हैं और एक पैराग्राफ में उसके शिल्प को निपटा देते हैं, है ना। लेकिन मामला इतना जो है वो सहज है नहीं। शिल्प को हमने जितनी आसानी से, या अंग्रेजी में एक फ्रेज है टेकन फॉर ग्रांटेड, ले रखा है, ये मामला उतना सहज नहीं है। पूरा का पूरा जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो दरअसल जिसको हम शिल्प कहते हैं वो किसी विधा की आंतरिकता होती है। तो उस विधा की आंतरिकता को ही वो भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो वो संबोधित करता है। हमारे यहाँ जो काव्य शास्त्र में जितने संप्रदाय विकसित हुए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो कविता के आंतरिक गुणों की व्याख्या करते हैं। एक उदाहरण मैं, जो शुरुआती संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, उसके जरिए कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर उस अलंकरण वाले ताने बाने को ही मैं कहानी तक खींच कर लेकर आऊंगा। कि हम जब अलंकार संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये याद कर लेते हैं कि काव्य की आत्मा जो है वो अलंकार है, ठीक है, और जितने संप्रदाय है उसमें बिठाते चले जाते हैं। लेकिन
अलंकरण को जब ठीक से आप देखना शुरू करते हैं, कविता में नहीं दूसरी विधाओं में, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि साहित्य जो है वो एक कला रूप है, और कला में बहुत विधाएं हैं। संगीत है, नृत्य है, वास्तु है, खुद चित्रकला है। तो इन सब में कुछ खासियतें हैं जो इसको एक कला रूप के तौर पर रेखांकित करता है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं जिसकी वजह से इनको हम ललित कलाओं के अंतर्गत गिनते हैं। तो जैसे अगर हम अलंकरण की बात करें तो कविता में उस अलंकरण को हम एक दूसरे रूप में पाते हैं। आप चूंकि दक्षिण भारत से आते हैं और आपके आसपास या खुद आपके राज्य में आप मंदिरों में जाएं तो उसके स्थापत्य में आप जब देखेंगे, इस मामले में कर्नाटक बहुत समृद्ध है। कर्नाटक के मंदिरों में आप जाएं तो आप वहां अलंकरण को जो है वो स्थापत्य या वास्तु या मूर्ति कला में देखेंगे कि उन पत्थरों में जो अलंकरण है वो बारीकियां शायद हम जो है वो सोने जैसे धातुओं में भी हम वैसी नक्काशी दर्ज नहीं करते हैं जैसी नक्काशी उन्होंने पत्थरों पे की है। तो जो अलंकरण हम कविता में देखते हैं उसको जब हम वास्तु में या मूर्ति कला में जाकर देखते हैं तो उस अलंकरण की कुछ नई समझदारी हम विकसित करते हैं। अब ये अलंकरण को अगर हम कविता तक समेट कर धर दें तो फिर लगेगा कि कहानी में तो अलंकरण जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो कहानी में जब ये दाखिल होता है तो थोड़ा सा शब्द और अपना ताना बाना बदल लेता है। आज की कहानी में हम इसको डिटेलिंग के तौर पे देखते हैं। विवरण या ब्यौरा जिसे हम कहते हैं, ये आपको वास्तुकला या मूर्ति कला में ये विवरण अलग तौर पे दिखेगा, कविता में अलग तौर पे दिखेगा, कहानी में हमें अलग रूप में दिखता है। लेकिन अब देखिए कि एक ही टूल्स है जिसको हम डिटेलिंग कह रहे हैं, लेकिन इस डिटेलिंग के बूते ही अगर कहानी के पूरे इतिहास को आप देखें तो हमारे समय में जिसको हम दलित कहानी कहते हैं, आप देखेंगे कि कहानी का ये जो छोटा सा टूल्स है जिसको हम डिटेलिंग कह रहे हैं, जिसका अर्थ विवरण या ब्यौरे रखना है, तो आप पाएंगे कि दलित कहानी या दलित आत्मकथाओं को आप देखें तो अपने जीवन के रोजमर्रे के अनुभवों के विवरण से उन्होंने अपने लिए एक जमीन विकसित की। सिर्फ उस डिटेलिंग ने जो है कहानी, उससे पहले भी दलित कहानी हमारे यहाँ मौजूद है, गैर दलितों के द्वारा लिखी गई कहानी मौजूद है, लेकिन आप पाएंगे कि दलितों ने जब अपनी कहानियां लिखी तो वो कहानी गैर दलितों के द्वारा लिखी गई कहानियों से बिल्कुल अलग थी, और उसको अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका उनके रोजमर्रे के जीवन के अनुभवों की डिटेलिंग थी। और तब हमने जाना कि एक गैर दलित के जीवन का जो है वो दर्द क्या होता है। हम बड़ी बड़ी चीजों को देख पाते थे, लेकिन उन छोटी छोटी यातनाओं को कभी हमने नहीं देखा था, जो छोटी छोटी यातनाएं उनके जीवन में रोजमर्रे में इतनी बड़ी मात्रा में शामिल थी कि हम अपनी संवेदनशीलता से वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो बहुत छोटा सा एक टूल से देखिए, लेकिन इस टूल को भी जो है 1900 से अगर 100 साल की अवधि के बाद 2000 ईस्वी के आसपास हम इसका इस्तेमाल जो है वो दलित कहानियों में या दलित आत्मकथाओं में जो है वो हम देखते हैं। वापस लौटते हैं प्रेमचंद की कहानियों पर। आप देखिए कि हिंदी कहानी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही है कि बहुत शुरुआत में ही प्रेमचंद उन्हें मिल जाते हैं। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कविता में वो संघर्ष कितना बड़ा है कि भारतेंदु जो है वो गद्य में तो खड़ी बोली हिंदी में लिख पा रहे हैं, लेकिन कविता उनको करनी है तब भी वो कह रहे हैं कि निज भाषा उन्नति अहय, सब उन्नति को मूल। तो वो ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि निज भाषा उन्नति है, वो अहय ब्रज की क्रिया वो लेकर आ रहे हैं। ब्रज का ये सेंसरशिप है, मतलब उन संस्कारों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कितना वक्त लगता है, 1920 के आसपास, हम 1900 के आसपास जब पहुंचते हैं तब खड़ी बोली हिंदी में कविता उस रूप में हमारे सामने निकल कर आती है। लेकिन
ये 50 साल कम से कम लगता है खड़ी बोली हिंदी की कविता को साकार होने में। उसकी तुलना में अगर हिंदी कहानी को आप देखें, जैसा सिंधु मैडम बता रही थी सरस्वती पत्रिका और उसके योगदान को, तो हिंदी की आरंभिक कहानियों को भी आप देखते हैं तो 1900, 1901, 1902, 1903 के आसपास से वो कहानियां आरंभ होती हैं। प्रेमचंद सोजे वतन के साथ 1907 के आसपास आ जाते हैं, रचना उनकी प्रतिबंधित होती है। मतलब एक विधा जन्म लेती है और उस विधा में 7 साल के बाद प्रेमचंद मौजूद हैं, और उसके बाद जब हम कहानी का इतिहास पढ़ते हैं तो प्रेमचंद एक माइलस्टोन है कि हम प्रेमचंद के पहले देख रहे हैं और प्रेमचंदोत्तर देख रहे हैं या प्रेमचंद कालीन देख रहे हैं। तो प्रेमचंद एक बहुत बड़ी जो है वो लकीर खींचते हैं अपनी मौजूदगी से। अब जो मैं बात कह रहा था कि कहानी का मामला जो है ना वो सहज बोध का है, कि हम जैसे कुछ खाते हैं तो हमको उसका स्वाद या तो पसंद आता है या बहुत पसंद नहीं आता है या नापसंद हम करते हैं। तो हमें ये पता होता है कि हम क्यों उसको पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सोचते हैं तो। कहानियों के साथ भी लगभग बात ऐसी ही है। मैं अपने छात्रों को यह कहता हूं कि आप किसी भी कहानी को पढ़कर इसलिए बेचैन मत हो जाइए कि इस पर कुछ मिलेगा कहाँ से। आप उस कहानी को पढ़कर थोड़ा उसके बारे में सोचिए कि ये कहानी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी, बुरी लगी तो क्यों लगी। तो एक कहानी पर कुछ भी ढूंढने से पहले उस कहानी को 4-5 दफा जो है वो पढ़ जाइए, तो वो कहानी ही बहुत सी बातें आपको कहने लगेगी आकर। तो जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो एक आलोचक के पास बुनियादी तौर पे होता क्या है, आलोचक ये करता है सिर्फ उस कृति की व्याख्या करते हुए कि उसमें उसे क्या पसंद आया और क्या नापसंद है। तो अगर ये काम हमारा कोई छात्र कर रहा है तो वो भी आलोचक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये मान लें कि इसके बारे में कोई दूसरा ही हमें बताएगा तो हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे कभी कि हम खुद इसके बारे में बताएंगे। तो तरीका उसका ये है कहानी को पढ़ने का कि आप उसको पढ़िए और उस फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग होकर सोचिए कि इसका कथानक क्या है, चरित्र क्या है, संवाद क्या है। उनसे अलग हटकर ये देखिए कि दो ही चीज पर ध्यान रखिए कि अगर वो कहानी आपको अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, और खराब लग रही है तो क्यों लग रही है। बस जैसे ही इन दो बिंदुओं पर आप सोचना शुरू करेंगे, कहानी की एक बुनियादी समझदारी जो है वो आप में विकसित होने लगेगी। ये बहुत मामूली बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है। और तब आप देखेंगे कि आखिर ये कौन से कारण रहे हैं कि प्रेमचंद की कहानियां हमारी स्मृतियों में जिस ढंग से दर्ज है उस ढंग से शायद ही कोई दूसरा रचनाकार है जिसकी इतनी कहानियां हमारे स्मृतियों में मौजूद है। पाठ्यक्रम में बहुत कहानियां हम पढ़ाते हैं, लेकिन बाद में फिर जब उससे आप दूर हो जाएंगे, जितने दूर हम हैं पढ़ने के बाद, तो भी पता चलता है कि प्रेमचंद की कहानियां याद रह जाती हैं, रेणु की कुछ कहानियां याद रह जाती हैं। तो ये क्यों होता है, ये कोई और बताने नहीं आएगा। इसके लिए भी फिर हमको उस कहानी की सतह पर उतरना होगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं। जैसे प्रेमचंद ने मुझे इस बात को लेकर थोड़ा हैरान किया कि आखिर क्यों ये याद रह जाते हैं। दूसरे की तरह इतनी पत्र पत्रिकाओं में हम कहानियां पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस महीने याद रहती है, साल खत्म होते होते उसकी याद जो है वो नहीं रह जाती है उस ढंग से। लेकिन वो बैल भी है हीरा मोती तो जो है वो एकदम बैठा हुआ है खूंटा गाड़ के, है ना। वो घीसू माधव कुछ भी है, मतलब वो गोदान की गाय सुंदरिया जो है वो भी है, होरी भी है, गोबर भी है, झुनिया भी है, धनिया भी है। मतलब ये क्या है भाई कि तो प्रेमचंद की पूरी बस्ती जो है वो आकर जैसे जो है वो अपना प्लॉट काट के बैठ गई है दिमाग में कि हाँ इतना जमीन मेरा है, हम इससे नहीं जाएंगे, है ना। तो मैंने बहुत मतलब जो है वो सोचने की कोशिश की कि आखिर ये जादू क्या है, ये जादू होता कहाँ से है। तब फिर कहानी में थोड़ा जो है वो विधा के तौर पर मुझे जाना पड़ा कि वो कौन सी चीजें थी। तो पता चला कि प्रेमचंद ने कहानी की बहुत बुनियादी चीजों को जो है वो पकड़ के रखा, और उन बुनियादी चीजों में एक है घटना।
कि प्रेमचंद की किसी भी कहानी में जो है वो आप देखेंगे कि कुछ घटित जरूर होगा। बगैर घटित हुए प्रेमचंद की कोई कहानी संपन्न नहीं होती है, और घटनाओं की वो एक श्रृंखला बुन देते हैं। तो मैंने पाया कि कविता में जो काव्यत्व है, जो राइमिंग है, वो जिस ढंग से हमको याद करने में मदद करता है, उसी ढंग से घटना किसी चीज को हमें याद कराने में बहुत मददगार होती है। तो प्रेमचंद ने इस घटना बहुलता को लगातार अपनी कहानियों में बनाए रखा। एक दूसरी विशेषता फिर उसमें मुझे जो दिखी वो ये है कि घटनाओं के मार्फत प्रेमचंद जो है वो कहानी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। कहानी को एक्सेलरेट करना है, मतलब वो क्लच पैडल सब उनके लिए जो है वो घटना ही है। इसलिए आप देखेंगे प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हुए कि वो 2-3 पंक्तियों में किसी भी हंसते खेलते पात्र को मार सकते हैं, और 2-3 पंक्तियों में किसी भी बहुत कठिनाई में पड़े हुए पात्र को उबार सकते हैं। ये अद्भुत ताकत है उनके पास। और ये जो मारने की क्षमता है या अभय दान देने की जो क्षमता है, इन सब चीजों का उन्होंने इतना बेहतर इस्तेमाल किया है अपनी कहानियों में। एक चीज और आपको दिखेगा जो मैं कह रहा हूं कि जब आप उसकी संरचना को देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में एक अदृश्य विभाजन है। उसका एक पूर्व पक्ष है, एक उसका उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष में वो कहानी को बिल्ड करेंगे धीरे धीरे, एक क्राइसिस को, एक संकट को बिल्ड करेंगे, और फिर सेकेंड हाफ में जो है वो उसको इलाबोरेट करते हैं। वो तकरीबन कहानियों में आप इस किस्म की चीजें जो है वो देख सकते हैं, और ये उनकी ताकत है। इसकी वजह से ये भी है कि प्रेमचंद कई बार गलत चीजों को भी हमसे सेलिब्रेट करा ले गए हैं, और इस चीज को समझने में हमें बहुत वक्त लगा। मसलन मैं ईदगाह पढ़ाता हूँ। ईदगाह पढ़ाने के क्रम में अचानक मुझे एक दिन ख्याल आया कि हम जिस हामिद और इसके चिमटे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन सही नहीं है। और ये ख्याल मुझे तब आया जब मेरी खुद की एक बच्ची हुई, और फिर मैंने अपनी बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया कि क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बच्ची कुछ पैसे के साथ बाजार जाए और वो अपनी पसंद की चीज लाने के बजाय अपनी पसंद को मार कर जो है वो मेरे लिए कुछ लेकर आए। तो इसका ये मतलब है कि हामिद जो है वो चिमटा लेकर आ रहा है, ये सेलिब्रेशन की चीज नहीं है, ये हमारे लिए एक मातम की चीज है कि हम बच्चों के बचपन को बचा नहीं पा रहे हैं। हामिद चिमटा के बजाय वो चरखी या कोई खिलौना खरीद कर लेकर आता तो उसका बचपन बचा रहता। तब ध्यान इस ओर जाता है कि आज के ही हमारे भारत में कितने बच्चों को ये खिलौने मयस्सर हैं या इतना खूबसूरत बचपन मयस्सर है। बहुत कम अनुपात में है। लेकिन हम एक कहानी को सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने लंबे समय से, है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये प्रेमचंद की ताकत है कि उसको समझने में भी हमको 100-125 साल लग गए कि जो है वो हम एक ऐसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको नहीं करना चाहिए था। ऐसी बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी जब उसको आप रुक कर थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप कहानी को पढ़ें, उस कहानी को आप अपने तजर्बों के साथ पढ़ें, अपने अनुभवों के साथ पढ़ें। तो आपके अपने अनुभव जो है, हो सकता है कि मेरे अनुभव से या एक शिक्षक या एक आलोचक के अनुभव से बिल्कुल अलग होगा। मसलन कि कोई हम दलित कहानी पढ़ रहे हैं, कोई आदिवासियों की कहानी हम पढ़ रहे हैं, या एक स्त्री की कहानी पढ़ रहे हैं, तो एक स्त्री अनुभूति की जो कहानी है वो संभव है कि एक पुरुष होने के नाते मैं उसके साथ न्याय ना कर सकूं। तो कोई छात्रा ही है जो उस कहानी को मुझसे बेहतर तरीके से समझ सकती है स्त्री अनुभूति के कारण। एक आदिवासी छात्र उस आदिवासी परिवेश को, उस आदिवासी कहानी को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। सिर्फ इसलिए कि मैं आलोचक हूं या मैं शिक्षक हूं, मुझे ये अथॉरिटी नहीं मिल जाती कि हर चीज में मैं जो है वो बेहतर ही होऊंगा। तो कहानी ने मुझे कम से कम ये समझने का मौका दिया, उस लोकतांत्रिक स्पेस को बनाने का एक मौका दिया कि हम कहानियों के जरिए जो है वो
उस एक लोकतांत्रिक स्पेस की पहचान करें और उस लोकतांत्रिक स्पेस में हम देखें कि दूसरों के अनुभव भी उतनी ही बेशकीमती हो सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने इसका विषय रखा है ना, अंतर्वस्तु के शिल्प, मैं थोड़ी बात अब मैं इस पर रख देना चाहता हूँ कि जिस ढंग से हम कंटेंट और फॉर्म को अलगा कर देखते हैं, ये मामला उतना अलगाव वाला है नहीं। मतलब ये कि जिसको कई बार हम शिल्प समझते हैं या अंतर्वस्तु समझते हैं, वो अंतर्वस्तु शिल्प का ही हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतर्वस्तु उस शिल्प का हिस्सा है। इसको समझने के लिए हमको इससे भी ज्यादा मेहनत करनी होती है। मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाऊंगा कि प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में होती है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और आप देखेंगे कि प्रगतिवाद का समय भी तकरीबन 1936 से 1943, मतलब 1936 के आसपास एक प्रस्थान बिंदु के तौर पर हम लें तो हम पाते हैं कि यह जो दौर है उसमें प्रगतिशील मूल्यों का आग्रह जो है वो साहित्य में बहुत बढ़ता है। प्रगतिशीलता ने एक काम ये किया था कि कलावाद को उसने बहुत हेय वस्तु के तौर पर हमारे सामने स्थापित किया। तो आप देखेंगे कि प्रयोगवाद को खारिज करने की कोशिश जो है वो कलावाद के तौर पे की जाती है। समाज को ज्यादा महत्व दिया गया था व्यक्ति की तुलना में। बाद में ये धाराएं भी विकसित हुई जिसमें जैनेन्द्र अज्ञे से लेकर वो तमाम लोग आते हैं, उसकी भी अपनी एक परंपरा जो है वो विकसित होती है। तो कहानी में ये दो धड़े तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेंगे विकसित होते हुए, जिसमें एक और जो है जनवादी और सामाजिक मूल्यों की बात की जा रही है, प्रगतिशीलता की बात की जा रही है, वैचारिक प्रतिबद्धता की बात की जा रही है। दूसरी ओर जो है व्यक्तिगत मूल्यों का सम्मान करने की बात की जा रही है, निजता को बहुत तरजीह दिया जा रहा है। और जब निजता और व्यक्तिवादी मूल्यों की बात की जा रही है तो उसमें एक कलावाद को जो है वो लोग देख रहे हैं और कलावाद को जो है वो एक हेय वस्तु के तौर पर देख रहे हैं। तो उस बहस के विस्तार में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन सब का असर जो है वो कहानी के विधा और उसकी संरचना पर, उसके शिल्प पर जो है वो पड़ा। बाद में चलकर जो भी आंदोलन होते चले गए, फिर आप देखते हैं कि उसमें एक मोहन राकेश, जिसको हम नई कहानी कहते हैं या बाद में समांतर कहानी कहते हैं, उस दौर में आप देखते हैं कि मध्यवर्गीय जीवन मूल्य किस ढंग से फिर जो है वो कहानी के परिदृश्य में आते हैं। शहरी जीवन की कहानियां जो है वो हमारे सामने आने लगती है। लेकिन आप टिक कर फिर उसी दौर में देखेंगे तो ऐसा दौर कभी नहीं रहा है कि जिसमें केवल शहरी या मध्य वर्ग की कहानियां लिखी गई हैं। उसी दौर में किसान जीवन की कहानियां भी लिखी जा रही हैं। मसलन जिसको हम नई कहानी कह रहे हैं, उस नई कहानी के दौर में ही तो फणीश्वरनाथ रेणु भी मौजूद हैं अपनी आंचलिकता के साथ। तो किसी भी परिप्रेक्ष्य को जो है वो समग्रता में एक तो देखना जरूरी होता है और यह देखना होता है कि उसके कितनी अनुगूंजे जो है वो वहां पर मौजूद हैं। उन अनुगूंजों को हम देख पाते हैं। ये जरूर है कि कुछ थोड़ी धीमी होती हैं, कुछ को दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन आलोचना का काम यही होता है कि जिन चीजों को दरकिनार कर दिया गया है उसका वो संज्ञान ले, उसको सामने लेकर आए। तो मेरा कहना यह है कि जिसको हम कंटेंट और फॉर्म के तौर पर दो टुकड़ों में विभाजित करके कहानियों में देखते आए हैं, मामला उतना सहज नहीं है। किसी भी कहानीकार को आप समग्रता में देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जिसको हम कंटेंट समझ रहे हैं वो उस कहानीकार का शिल्प है, कि वो इसको बराबर अपनी कहानियों में बरत रहा है। और हम उस चीज को नहीं जानते हैं तो हमको ये लगता है कि ये इसके अंतर्वस्तु का ही हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि संवाद को हम शिल्प पक्ष की विशेषता मानते हैं, लेकिन इसी संवाद को जो है वो कहानियों की धरातल पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो जिसको मैं प्रगतिशील आंदोलन कह रहा हूँ, जो वैचारिक मूल्यों की बहुत बात करता है, उस वैचारिक आंदोलन से
प्रभावित कहानीकारों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी कहानियों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब ये कि वो ऐसा करते हैं कि अपनी कहानियों में कुछ भी कहीं से भी वो शुरू करके वो एक ऐसे मौके पर पहुंच जाएंगे जहां पर दो चार पात्र जुट जाएं और वो पात्र आपस में बात करें, और उन बातचीत के जरिए अपने विचारों को फिर वो उस कहानी में हाईलाइट करते हैं, रेखांकित करते हैं। उनको जो कहना है वो संवाद के जरिए उसको सामने लेकर आते हैं। अभी वर्तमान में अगर इसके दो बड़े प्रतिनिधि उदाहरण आपको देखने हो तो ये दो उदाहरण या तीन बल्कि मैं कहूँ, एक तो दिवंगत हो गए स्वयं प्रकाश, उनकी कहानियों में भी संवाद की ये फंक्शनिंग आप देख सकते हैं। संजीव की कहानियों में आप संवाद की ये फंक्शनिंग देख सकते हैं। असगर वजाहत की कहानियों में आप संवाद की इस फंक्शनिंग को देख सकते हैं कि जो हमें कहना है वो हम पात्रों के जरिए जो है वो उसको एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब क्या, प्रेमचंद जिस चीज को घटना के जरिए रेखांकित करते थे, हमारे पास कहानीकारों की एक ऐसी पीढ़ी भी बाद में रही जो घटना के बजाय संवादों के जरिए चीजों को रेखांकित कर रही थी। लेकिन घटना एक आजमाई हुई चीज थी जो जिसका संबंध सीधे सीधे हमारे स्मृतियों से था। संवाद उसकी तुलना में जो है वो स्मृतियों में उस ढंग से दर्ज नहीं होता था, इसलिए प्रेमचंद स्मृतियों में दर्ज होने में जो है वो ज्यादा कारगर या सफल होते हैं। हर कहानीकार के पास जो है वो यथार्थ को व्यक्त करने का अपना एक तरीका होता है। और जब मैं हर कहानीकार कह रहा हूं तो एक चीज और मैं आलोचक होने के नाते रेखांकित कर देना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कहानी लिख रहा है तो हम उसको कहानीकार मान ही लें। कहानी लिखना और कहानीकार होना दो अलग अलग चीजें हैं। कहानी की अपनी शर्तें होते हैं। आप देखेंगे कि आप के जीवन में बहुत सी चीजें घटित हो रही हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो अपने रोजमर्रा के अनुभवों को ही कहानी के तौर पर परोस रही है, लेकिन वह क्षण जीवी है। कहानी हर बार बन जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि उन्होंने इतनी कहानियां लिखी, या दूसरों को भी आप देखिए जिन्होंने 100-150 कहानियां लिखी हैं, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी उसने कहा था, वो उसका दूसरा उदाहरण खुद उनके पास भी मौजूद नहीं है। ये अलग है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, पनघट जैसी कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के खाते में, लेकिन उसने कहा था फिर दोबारा संभव नहीं हो सका। प्रेमचंद के पास जो है वो 300 के आसपास कहानियां हैं, लेकिन आप गिनने चलेंगे तो बमुश्किल जो है वो 30 कहानियां आप गिना पाएंगे जो आपके स्मृतियों में है। उसमें भी आप उनकी श्रेष्ठ कहानियों के तौर पे रेखांकित करेंगे तो वो 15 से 18 के आसपास या 20 के आसपास जो है वो पहुंचे हैं। तो कहने का आशय ये है कि कहानी हर बार जो है कोई जरूरी नहीं है कि कहानी बन जाए। तो जिनको हम एक बड़ा कहानीकार या संदर्भवान कहानीकार कहते हैं उसके बारे में ये आप ध्यान में रखिएगा कि कहानी जो विधा है, जिसको भी आप संदर्भवान मान रहे हैं कहानी के मामले में, उन्होंने कहानी को जिस रूप में पाया है उसमें जरूर कुछ जोड़ा या घटाया है। मसलन अपने समय में अगर आप उदय प्रकाश को देखें, अखिलेश को देखें, संजीव को देखें, शिवमूर्ति को देखें, आनंद हर्षुल को देखें, और दूसरे योगेंद्र आहूजा से लेकर मैं बिल्कुल नए पीढ़ी तक अभी नहीं जा रहा हूँ, कुछ नाम मैंने आपको गिना है। नवीन सागर हैं, अरुण प्रकाश हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनको अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इनको कहानी विधा जिस रूप में मिली, इसको अक्षरशः उसी रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसमें अपने तरफ से कुछ जोड़ा, अपने तरफ से कुछ घटाया, जिसको हम कहते हैं कि जरूरी म्यूटेशंस इन्होंने किए उस विधा के साथ, और तब हम कहते हैं कि ये हिंदी के जो है वो हस्ताक्षर हैं। तो ऐसे कहानीकार, इन सबके यहाँ कोई ना कोई टूल्स आपको जो है वो मिल जाएगा। मसलन उदाहरण के तौर पर अगर हम अखिलेश की बात करें तो अखिलेश के यहाँ भी छोटी छोटी बातों को बहुत विश्वसनीयता के साथ दर्ज करने की एक प्रविधि हमें देखने को मिलती है।
ये प्रविधि वैसे ही है जैसे मार्क्वेज के पास थी। मार्क्वेज ने एक बात कही थी कि आखिर जिसको हम कहानी कहते हैं अंग्रेजी में उसको हम फिक्शन कहते हैं। तो अंग्रेजी में विधाओं का जो विभाजन है उसके लिए जो शब्द है वो बड़ा खूबसूरत है, फैक्ट और फिक्शन। वो दो में ये कर देते हैं कि आप फैक्ट लिख रहे हैं या फिक्शन लिख रहे हैं। तो जो फिक्शन है उस फिक्शन को अगर हमको फैक्टफुल बनाना है तो हम क्या करेंगे। तो मार्क्वेज ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देने के क्रम में एक बात कही थी कि मुझे कुछ कहना है तो सबसे जरूरी ये होता है कि मैं उसको ऑथेंटिक कैसे बनाऊं, प्रामाणिक कैसे बनाऊं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि उस दिन जो है वो पूरा घर तितलियों से भर गया था तो हो सकता है कि लोग विश्वास ना करें। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर वो तितलियां पीली थी तो लोग विश्वास कर लेंगे। ठीक है। तो डिटेलिंग का वैसा इस्तेमाल जो है वो आपको अखिलेश के यहाँ मिल जाएगा। और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक कहानी के उदाहरण से आपको जो है वो बताऊं। तो अखिलेश जो है इन छोटी छोटी चीजों से वो विश्वसनीयता अपनी कहानी में जो है वो बुनते हैं। इसके अलावे अगर हम नवीन सागर की बात करें, इनका इस कहानीकार को लोगों ने कम पढ़ा है, लेकिन जिसको हम जादुई यथार्थवाद कहते हैं उसको बरतने का इतना अनूठा तरीका उनके पास मौजूद था कि मैं भी पिछले साल ही उनकी कहानियों को पढ़ सका और दुख से भर गया कि काश उनकी कहानियां मैंने जीते जी पढ़ी होती। ऐसे उनको उम्र बहुत कम मिली, लेकिन उनकी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे ये भान हुआ कि ये जो जादुई तत्व को या फंतासी की शक्ल में कहानी में बुनने की जो अदा वो विकसित कर रहे थे, उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो पाठक पर बहुत भरोसा कर रहे थे। ऐसा भरोसा कि सब समझे ये कोई जरूरी नहीं है, 5-10 लोग भी समझ ले तो उनका लिखना सार्थक है। तो बहुत छोटे वर्ग की के भरोसे के बूते उन्होंने जो है वो कहानियां लिखी नवीन सागर ने। कहानी जो क्राफ्ट है ना, जब मैं उसको क्राफ्ट कहता हूँ बुनावट के धरातल पर, कि ये एक रेसिपी वाला भी मामला है। देखिए, और आप अगर घरों में मैं छात्रों को भी ये कहता हूँ कि कुछ चीजें जो है ना वो हमें स्त्रियों के जीवन से सीखना चाहिए, और रसोई उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कि एक अच्छा खाना बनाने में भी उतना ही मसाला उतना ही मेहनत लगता है जितना खराब खाना बनाने में। ठीक है। तो कहने का ये है कि ये जो अनुपात होता है ना कि कितना नमक कितना हल्दी और कब किसको ऐड करना है, मसलन ये कि एक ही बार प्याज लहसुन काट के झोंक दे, ये नहीं होता है। आप देखेंगे कि एक अच्छा शेफ जो होता है उसको पता है कि कब लहसुन डालेंगे, कब मिर्च डालेंगे, कब हल्दी डालेंगे, सब सब पड़ेगा उसी में, लेकिन उसका वक्त होता है। तो ये जो ब्लेंडिंग है, ये जो रेसिपी है जिसको मैं बड़ा कहानीकार कह रहा हूँ ना, वो अपने अंतर वस्तु को बुनने में इस संरचनागत समझदारी का इस्तेमाल करते हैं कि कब कहाँ किस तत्व को जो है वो हम जोड़ेंगे तो इससे कहानी का प्रभाव जो है वो विकसित होगा। उदय प्रकाश इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आप मोहनदास पढ़िए, आखिर में वो कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि ये पुनबंदरा जो गांव है ये पोरबंदर की तरह लग रहा है। जैसे ही वो पुनबंदरा को पोरबंदर कहते हैं, वैसे ही वो मोहनदास सिर्फ मोहनदास न रह के जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी में तब्दील हो जाता है। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं उदय प्रकाश के यहाँ की उनको पता है कि किस ढंग से वो कहानी को एक खौलते हुए कढ़ाई में तब्दील कर देते हैं, जिसमें आप कोई भी धातु डालिए वो गल कर वो जैसा आकार देना चाहें। तो इस लिहाज से आप उदय प्रकाश को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि उनकी कहानियों की ताकत जो है वो आती कहाँ से है, वो कैसे उसको मनचाहे ढंग से ढालते हैं। जिसको हम निबंध कह रहे हैं वो निबंध भी आप उनकी कहानियों में पढ़ेंगे। वो मैंगो सिलाप पढ़िए, पता चलेगा कि वो निबंध और पूरा विमर्श वहां पर जो है वो मौजूद है, लेकिन वो भी कहानी में खप जा रहा है उनके यहाँ। आप वारेन हेस्टिंग्स का सांड पढ़िए, इतिहास खप जा रहा है वहां पूरा का पूरा।
आप जो है वो तिरिच पढ़िए, इतनी निष्पाप निष्कलंक ढंग की कहानी। तो ये जो बड़ा सामर्थ्य वाला जो कहानीकार है, उनको जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने जतन से उन्होंने उस विधा की पहले समझदारी अर्जित की है, और उन चीजों को जोड़ते घटाते उन्होंने जो है कहानी को समृद्ध करने का काम किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित कहानीकार हैं, आप उसको, उन कहानियों को सिर्फ पढ़िए, इस नियत से सिर्फ पढ़िए कि एक अंत कहाँ होना चाहिए। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियां आपको लगातार सरप्राइज करेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा, कहानी अब यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, कहानी वहां से बढ़ जाएगी। आपको लगेगा यहाँ खत्म, अब तो हो ही जाना चाहिए, फिर कहानी बढ़ जाएगी। वो इतना अप्रत्याशित है ना कि आप उसको पढ़ते हुए महसूस करते हैं कि सलाम को जहां खत्म होना है, सलाम वहां खत्म नहीं होती है। उनकी कहानियों के साथ ये है, तो अब हमें पता चलता है कि कहानियों के अंत को लेकर हम जिस ढंग से, बहुत क्या कहें उसको, कि एक प्रत्याशा का भाव हम में पैदा हो गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि उसको अप्रत्याशित बनाते हैं हमारे लिए। उनकी तकरीबन कहानियों में ये आपको दिखेगा। शिव मूर्ति के पास अगर आप जाएं तो शिव मूर्ति के यहाँ दिखेगा, जिसको सोशल प्रोसेसिंग हम कहते हैं, जो संरचना है। देखिए कहानी क्या करती है कि समाज को वो एक संरचना के धरातल पर साहित्य में रूपांतरित करती है। एक जो सामाजिक राजनीतिक संरचना है, उसको एक साहित्यिक संरचना में वो हमारे सामने लेकर आती है। ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग इतनी कुशलता के साथ उस संरचना को उसी रूप में साहित्य में रूपांतरित नहीं कर पाते हैं। शिवमूर्ति के यहाँ जाइए तो आपको जो गांव मिलेगा, वो गांव बहुत जीवंत है और बहुत जो है वो सक्रिय है। और ऐसा लगता है कि गांव उस रूप में हमारे सामने तो इससे पहले मौजूद नहीं रहा था। यद्यपि हमारे सामने जो है वो हम प्रेमचंद और रेणु को देखते हैं, तो शिव मूर्ति प्रेमचंद की तुलना में रेणु के ज्यादा निकट जो है वो ठहरते हैं उस मामले में। तो जिसको हम कहते हैं कि परंपरा, वो परंपरा आपको अलग ढंग से विकसित होते हुए इन रचनाकारों के यहाँ मिलेगी। एक बिल्कुल अनूठे कहानीकार हैं प्रियंवद। मतलब आप कहानी के संदर्भ में ये सुनते हैं कि उन्होंने अपनी एक भाषा अर्जित की है, और हम इसको, इस वाक्य को समीक्षाओं में धनिया की तरह हर जगह छींटते चलते हैं कि किसी के बारे में कुछ नहीं आ रहा है तो बस कह दे कि इन्होंने अपनी एक भाषा अर्जित की है ना, या इन्होंने अपना एक मुहावरा विकसित किया है। ये वाक्य भी जो है वो इतना आसान नहीं है किसी कहानीकार के संदर्भ में कहना। तो प्रियंवद को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस वाक्य को समझ पाएंगे कि इन्होंने अपनी एक भाषा विकसित की है। पंकज मित्र को आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ में आएगा आपको कि इन्होंने अपना एक मुहावरा विकसित किया है। तो प्रियंवद के पास जो भाषा है, वो भाषा इतनी विलक्षण है, वो इतनी आकर्षक और इतनी बांधने वाली है कि अपने आप में वो कहानियां आपको बांध के बहा ले जाने में सक्षम है। बूढ़े का उत्सव या दर्शक या खरगोश, इन कहानियों को आप पढ़ें। एक हरसिंगार, बहुत छोटी सी कहानी है, प्यार में बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो आप पढ़ेंगे तो रेंज दिखेगा अचानक। जो बड़ा कहानीकार होता है ना, उसके पास एक रेंज भी दिखेगा। वो इस किस्म का नहीं कि केवल एक बुक शेल्फ है ढंग से, उसके यहाँ बहुत माल मिलेगा आपको तरह तरह का, और हर बार वो आपको चमत्कृत करेगा। योगेंद्र आहूजा हमारे समय के एक बड़े नाम है, उनके यहाँ आप जाइए तो आपको दिखेगा कि वो अंतर्वस्तु के चुनाव में कितने सजग हैं। वो हर दफा एक नए अंतर्वस्तु का चुनाव करते हैं, बहुत श्रम पूर्वक उस अंतर्वस्तु को अपनी कहानी में बरतते हैं और कहानी को पूरा करते हैं। मतलब संगीत पर मरसिया जैसी कहानी उनके यहाँ मौजूद है, उसके जोड़ के दूसरी कहानी आपको पूरे हिंदी कहानी के इतिहास में संगीत पर नहीं मिलेगी। बहुत सी कहानियां हैं योगेंद्र आहूजा के पास, और इसी ढंग से नई पीढ़ी में भी लोग हैं, लेकिन मैं अभी उस पर, क्योंकि सब जानने वाले हैं, तो उसमें 4 लोगों के नाम लूंगा तो 6 लोग नाराज हो जाएंगे।
तो युवा पीढ़ी वाले मामले को मैं जो है वो छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी कहानीकार को टोटलिटी में पढ़ते हैं, समग्रता में पढ़ते हैं, तो आप उसके ट्रेड सीक्रेट को जानते हैं कि वो किन चीजों का इस्तेमाल अपनी कहानी को बुनने में करता है। तो अगर किसी की एक कहानी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप उसके अंतर वस्तु और शिल्प को भी ठीक ठीक ना पहचान सकें। मसलन कि जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं, तो मेरी ध्वजा के बारे में आप ये करेंगे कि हाँ यही पहनावा है, लेकिन आप रोज देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये सिर्फ यही नहीं पहनता है, कुछ और भी पहनता है। ठीक है, तो कहानीकारों के संग भी मामला यही है कि आप को अगर सच में कहानी की समझदारी अर्जित करनी है तो एक मामूली सा काम केवल करना है कि उसको आप एक कहानी के बजाय एक संग्रह के तौर पे पढ़िए, कि उसका कम से कम एक संग्रह आप पढ़िए, तो आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी कि अच्छा इससे मिलती हुई चीजें वहां ये इस्तेमाल करते हैं। तो उनके कहानी के बुनने की पद्धति, जिसको मैं रेसिपी कहता हूँ, वो रेसिपी आपको समझ में आने लगेगी। रेसिपी समझ में आएगी तो आपको उसका मेथड समझ में आएगा, मेथड समझ में आएगा तो क्राफ्ट समझ में आएगा, क्राफ्ट समझ में आएगा तो कंस्ट्रक्ट समझ में आएगा, मतलब शिल्प, संरचना, ये सब कुछ समझ में आएगा। तब आप जो है वो किसी भी कहानीकार के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बात करने की स्थिति में होंगे। और बहुत सी बातें हैं, मतलब मुझे लगता है कि इतनी बातें पर्याप्त हैं, और कुछ सवाल होगा तो हम देखेंगे। ठीक है। सर, आपने अपने सारगर्भित व्याख्यान से हमें लाभान्वित किया। इस गंभीर विषय पर सराहनीय तथा ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा के लिए समय है। यदि आप में से कोई सवाल या विचार रखना चाहते हो तो कृपया अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार सर, मैं बबली कुमारी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू झारखंड से। सर आपने अपनी कहानी में जिक्र किया प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का। तो आपने बताया कि ईदगाह के माध्यम से जैसे प्रेमचंद जी जो है वो बच्चे से एक चिमटा खरीदवाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये बोध होता है कि उसका बचपना कहीं ना कहीं मर गया है उसमें। तो सर क्या हम ये समझ सकते हैं कि यदि प्रेमचंद चिमटे की जगह बच्चे से कोई और बाल सुलभ खिलौने खरीदवाते तो क्या इस कहानी की प्रासंगिकता इतनी होती जितनी आज है? अच्छा सवाल है, लेकिन कई बार जो है ना, वो प्रासंगिकता के आईने में चीजों को देखना हमेशा सही नहीं होता है। देखिए, कहानी एक इरफान अब नहीं रहे, बड़े अभिनेता, उनकी एक फिल्म है मदारी। उस मदारी की शुरुआत होती है और उसमें एक संवाद आता है कि मतलब आप चूजा समझ लीजिए कि मुर्गी का एक चूजा है, उस पर बाज हमला करता है और उसको उठाकर ले जाता है। तो संवाद ये है उसमें कि कहानी सच्ची है पर अच्छी नहीं लगती है। और फिर उसमें ये है कि बाज जो है वो चूजे पे हमला करता है और पलट कर जो है वो मुर्गी बाज पर हमला करती है। फिर उसके बाद उसी में ये आता है कि कहानी सच्ची नहीं है पर अच्छी लगती है। तो ये दो चीजें हैं कि हमको कुछ सच्चा चुनना है कि कुछ अच्छा चुनना है। तो मैं वहां ये कह रहा हूं कि ईदगाह में जो चिमटे का चुनाव है, अगर यथार्थ की दृष्टि से हम उसको देखें, तो जब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मामला है कि हम चाहते हैं कि वैसी चीजों की बारंबारता जो है वो देखने को मिले। लेकिन वहां जो चिमटे का खरीदना है ना, वो देखिए कि एक बच्चा अपनी कितनी इच्छाओं को मार रहा है। प्रेमचंद पूरा मेला घुमा रहे हैं उसको, उसके दोस्त उसको रबड़ी दिखा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं, उसको दिए बगैर जो है अपने मुंह में डाल ले रहे हैं।
और ये भी कह रहे हैं कि 3 पैसा है इसके पास, कुछ खरीद के खाता क्यों नहीं। और फिर उसको अपनी दादी का ख्याल आता है और वो बिना कुछ खरीदे 2.5-3 कोस चलकर जाता है, लौट कर आता है और एक चिमटा लेकर आता है। तो चिमटे की वजह से उसकी प्रासंगिकता को हम रेखांकित तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम वैसा ही समाज बनाना चाहते हैं? मतलब अगर पक्ष लेने की बात हो तो मैं वो चिमटा खरीदने वाले हामिद के पक्ष में नहीं हूं। जी धन्यवाद सर। लेकिन इसमें सर एक चीज और मुझे जो लग रहा है कि जो उस कहानी में जो परिस्थितियां हैं, जैसा अभाव का जीवन है उन लोगों का, अमीना और हामिद का, तो ऐसा लगता नहीं है कि अभाव में बच्चे जो हैं उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं? ये भी भाव कहीं ना कहीं तो प्रेमचंद तो आदर्श को रेखांकित करने वाले रहे हैं ना बाद में। और ये कहानी जो है वो जिस दौर की है उनकी, उस समय में प्रेमचंद यथार्थ की तरफ मुड़ चुके थे। तो कहने का आशय ये है कि कई बार कुछ चीजों को दिखाकर हम जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेमचंद जब ये कह रहे हैं कि चिमटा खरीदा उसने, तो उसके अभाव और इन चीजों को रेखांकित कर रहे हैं वो। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि समाज में उस अभाव को हम दूर करें, ना कि ये स्थितियां हम बनाए रखें कि बार बार बच्चा जाए और वो अपने पसंद की चीज के बजाय जो है वो चिमटा लेकर आए। धन्यवाद। अगर कुछ सवाल नहीं है तो आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़े। ज्योति जी। जी, आगे पर्चा प्रस्तुति का समय है। सबसे पहले टेकचंद की कहानी मोर का पंख एक विश्लेषण विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए मैं केकेटीएम गवर्नमेंट कॉलेज कोडंगल्लूर की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु एसएल जी को आमंत्रित करती हूँ। अनम्यूट कर ले मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट है। ओके। परम आदरणीय गुरुजन, आज के मुख्य वक्ता राहुल जी, मेरे प्रिय मित्र एवं छात्र, सबको मेरा सादर प्रणाम। कहानी के अंदर वस्तु पर इतना रोचक वक्तव्य देकर हमको लाभान्वित किया है हमारे आज के मुख्य वक्ता राहुल जी ने। सबसे पहले मैं उनको अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और उसके संयोजक बिंदुओं ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है कि ऐसे एक महत व्यक्ति को हमको परिचय दिया है। तो कहानी के संबंध में कहने पर पाठकों के मन में, खासकर हमारे मन में, कई कहानियों की एक पंक्तियां भी आती रहती है। फिर भी 10 कहानियों को चुनने पर, जैसे कि राहुल जी ने कहा है, उसने कहा था इस कहानी का नाम छोड़कर हम और किसी कहानी को नहीं ले सकते। तो कहानी एक ऐसा अनुभव है कि पाठकों को ऐसा एक वाचन का अनुभव देता है कि हम उसमें इतना तल्लीन हो जाए कि हमारा जो मौजूद अवस्था है, जो मौजूद हालत है, उसको भूल जाते। तो आजकल जो कहानियां निकलती है उसके संबंध में कहने पर उन कहानियों में क्या इतनी वास्तविकता है, इतनी रोचकता है, इसके बारे में भी सोचना है। जैसे कि प्रेमचंद आज भी अमर साहित्यकार है, क्योंकि उनकी कहानियां आज भी हमको इतना प्रभावित करती है। केवल एक ही कहानी से गुलेरी जी क्यों अमर बन गई। तो कहानी के संबंध में कहने पर इन बातों को भी सोचना है। आजकल जो कहानीकार है उनको इस संबंध में भी सोचकर ही लिखना है। तो यहाँ में आधुनिक युवा कहानीकार टेकचंद की कहानी है मोर का पंख। उसकी एक छोटी सी समीक्षा
प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ठेकचंद दलित कहानीकार है, लेकिन अन्य विषयों पर भी उन्होंने लिखा है। तो मोर का पंख नामक उनकी कहानी बहुचर्चित कहानी है। तो इसमें विशाल नामक एक दलित युवक का अनुभव ही मुख्य विषय है। मैं सबसे पहले उसके संबंध में, उस कहानी की कथा वस्तु के संबंध में कुछ कहना ही चाहती हूँ। तो विशाल वाल्मीकि जाति का एक युवक है, लेकिन अपनी दादी माँ की प्रेरणा से बहुत पढ़ने की इच्छा उसकी मन में भी हुई और आगे पढ़कर विशाल संसद के प्रोटोकॉल ऑफिसर बन गई। तभी उनकी मन में आगे पढ़ने की इच्छा है और वहां भी दिल्ली में पहुंचने के बाद भी वह पढ़ता ही रहता है। तो इसी बीच उसका परिचय अदिति शर्मा नामक एक ब्राह्मण युवती से होता है। तो विशाल तो पिछड़े जाति का है, इतने पढ़े लिखे होने पर भी कभी कभी उसके मन में एक बोध होता है कि मेरी जाति क्या है। और इसी बीच अदिति शर्मा से उसका परिचय होता है और अदिति तो रिसर्च करने वाली युवती है और उसका विषय है जो दलित लोगों की मानवाधिकार है। तो विशाल सोचता है कि एक ब्राह्मण युवती होने पर भी अदिति इस विषय पर अनुसंधान करती है। वो कितनी अच्छी युवती होगी, क्योंकि दलित मानवाधिकार पर रिसर्च करने वाली है ब्राह्मण युवती। तो इसी कारण से विशाल का मन उस पर अधिक लगाव रखने लगता है और अदिति भी संसद के पुस्तकालयों से कई पुस्तकें लेने के लिए विशाल की सहायता ढूंढती है और इस प्रकार इन दोनों का परिचय बढ़ता रहता है। तो विशाल के मन में अदिति के प्रति प्यार होता है, लेकिन अचानक विशाल एक देखता है कि एक दिन अदिति और एक लड़के के साथ एक कमरे में रहती है। इस पर विशाल अदिति से नाराज होती है और अदिति से पूछते हैं कि क्या यही प्यार है, तुमने क्यों मुझे धोखा दिया। लेकिन अदिति कहती है, प्यार, मैंने कब तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे प्यार किया है। और अगली पंक्ति जो अदिति के मुंह से निकल पड़ी, यह तुम्हारी औकात का बोध है। तो यह औकात शब्द सुनने पर विशाल को लगा कि यह मेरी जाति की ओर है। तो विशाल टूट पड़ा, क्यों इस प्रकार हुआ। तो उसे अपने बचपन की कहानी याद आती है। तो मोर का पंख लगने वाला कौवे की कथा। तो कौवा, एक कहानी तो हम सब जानते हैं। कौवा मोर के जैसे सुंदर बनाने के लिए, उसी तरह नाचने के लिए अपने पंखों के बीच में मोर का पंख लगाता है, लेकिन उसे न इधर का स्थान मिलता है न उधर का। तो विशाल को भी लगता है अपना अस्तित्व टूट जाता है, उसे अपनी अस्मिता खो जाने का अनुभव होता है। तो एक कहानी इसकी ओर संकेत करता है कि इतने शिक्षा पाने पर भी क्या विशाल के मन में जाति बोध क्यों इतना सशक्त हो गया। एक दलित कहानी के पक्ष में है, लेकिन हमें सोचना है कि इसके वैचारिक बिंदु है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वैचारिक बिंदु में यह है कि विशाल इतने पढ़े लिखे युवक है, शिक्षित युवक है, अच्छे नौकरी पाने वाले युवक है, फिर भी उसके मन में अपनी जाति का एहसास क्यों इतना तीव्र हो उठा। क्या शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का उपाय मात्र है। तो अपने मन में अपनी अस्मिता के संबंध में उसे जो बोध होता है, क्या केवल जाति से संबंधित है। क्या जाति से मुक्त होना एक युवक के लिए आवश्यक बात है ना। फिर भी विशाल को क्यों यह ना हो सकता। विशाल अपनी जाति से बंधित ही लगा, इसलिए उसे लगा कि वह मोर का पंख लगने वाला कौवा की जैसे। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि तो चत्म प्रगतिशीलता है जो ब्राह्मण लोगों के मन में
वे भी दूसरों के सामने अपने को आधुनिक दिखाते हैं, लेकिन वास्तव उच्च जाति वालों के मन में अब भी जाति बोध है, वे अपने को सवर्ण मानते हैं। तो अदिति क्या इसका एक उदाहरण है कि उसके मन में अब भी जाति बोध है। वो आधुनिकता का नाम देकर धोखा देने वाली एक युवती है क्या? तो अपनी अस्मिता को खोजने वाले एक युवक के रूप में विशाल हमें यह सोचने के लिए बाध्य रह जाते हैं कि पाठकों के सम्मुख यह प्रश्न लगाते हैं कि क्या जाति अब भी उसके मन में होने की जरूरत है। तो हम तो जानते हैं कि दलित लेखकों का एक ध्येय था कि अपने समाज के, अपने जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा देकर समाज का सम्मान दिलवाना है, समाज के आगे बढ़ाना है। तो यह सम्मान केवल नौकरी प्राप्त करने से समाप्त होती है नहीं, अपने मन को यह बोध दिलाना है कि जाति को तोड़ना है। तो इसका एक संदेश ही कहानीकार टेकचंद हमको देता है। तो मेरा और कई प्रश्न इसमें हमें देखना है कि अदिति द्वारा तिरस्कृत होने पर वह क्यों अपने को मोर का पंख लगाए कौवे के समान समझा, अपनी अस्मिता की तलाश में है वो अब भी क्यों। तो वास्तव में दोनों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि उच्च वर्ग के मन में जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव होना चाहिए, केवल शिक्षा से ही नहीं। हमारे मन में जो दृष्टिकोण है, जो परंपरागत रूप से, जो रूढ़िगत रूप से जो वस्तुएं हमारे मन में अटक रही है उनको बदलना चाहिए। क्या शिक्षा से यह संपूर्ण हुआ है, इसके बारे में सोचना है। तो दलित का कहानी का परिवेश अब तो बहुत बदल चुका है। तो इस कहानी में तो देखिए तो इसमें कोई जमींदार की बात तो नहीं, कोई अधिकार वाले शोषण का बात तो नहीं है। इसमें तो पढ़े लिखे युवकों के बीच का संघर्ष है। तो दलित कहानी का परिवेश इस तरह बदल गया है कि किन दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि दलित कहानियों में जमींदारों के बीच में, जमींदार और शोषित वर्गों के बीच में होगा या राजनीतिक शक्तियों के खिलाफ होगा, जो प्रतिरोध का साहित्य ही हम दलित साहित्य को कहते हैं। लेकिन इसमें तो देखिए तो पढ़े लिखे युवक पीढ़ी के बीच दो संघर्ष है, उसके संबंध में इस कहानी में कहा है। तो ऐसे तो हमें लगता है कि व्यक्ति अपने अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आज भी संघर्षरत है। तो जो समाज सुधारक हमारे सामने है, खासकर केरल के संबंध में कहने पर श्री नारायण गुरु के वचन हमारे सामने है, अयंगाड़ी के वाक्य हमारे सामने है, क्या ये सब आज भी लागू है? तो कबीर के वाक्य इस कहानी पढ़ने पर हमारे मन में उदित होता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हम भी ये वाक्य बहुत लागू है। लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि समाज सुधारकों के प्रयत्न से क्या पूर्ण रूप से हम हमारे समाज में जो जाति बंदी का जो भेदभाव है वह दूर करने में क्या हम सक्षम निकले? तो कहानी केवल मनोरंजन की बात नहीं है, जैसे कि राहुल जी ने भी अभी कहा है, कहानी केवल मनोरंजन की बात है। जब बचपन में हमें ऐसा लगा कि कहानी पढ़ना है, कहानी सुनना है, लेकिन कहानी हम गंभीरतापूर्ण पढ़ने पर हमें लगता है केवल मनोरंजन की बात नहीं है। इसके पीछे यह लक्ष्य है कि समाज में जो परिवर्तन लाना चाहिए उसको परिवर्तन लाने के लिए में ही कहानी की क्षमता है, सक्षमता है। एक कहानीकार तभी सफल होता है कि जब उनके कहानी से समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ समयोजित परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ कहानीकार टेकचंद भी ऐसे चाहते हैं कि अपने जाति में जो पढ़े लिखे युवक है उनके मन में कोई जाति बोध अब भी है, उनको दूर करना है। केवल नौकरी की तलाश के लिए एक साधन है शिक्षा, ऐसा नहीं सोचना है। तो इस कहानी के सौंदर्य पक्ष को देखना भी है। कहानी तो जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा है कि दलित कहानी के सौंदर्य पक्ष को पूर्ण रूप से निभाने वाली कहानी है। इसमें दलित गांव में दलित लोगों के बीच में
प्रयुक्त भाषा का खूब प्रयोग हुआ है। और इस कहानी का शीर्षक भी देखिए, एक लोक कथा के आधार पर भी इस कहानी का शीर्षक चुना है और इसमें मिथकों का प्रयोग भी हुआ है। और भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से भी एक कहानी हमें उचित ही निकलती है। तो टेकचंद जी ने एक उचित विषय हमारे सामने प्रस्तुत करने का परिश्रम ही किया है। तो मैं आप लोगों के सम्मुख इन प्रश्नों को प्रस्तुत करके अपने पर्चा समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने संजीव की कहानी मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ में तृतीय लिंगीय विमर्श विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम में शोध छात्रा बिसीना केएस को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्योति जी। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेंजेरी के आचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, यहाँ जुड़े हुए गुरुजनों, महानुभावों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है कथाकार संजीव जी की मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ कहानी में तृतीय लिंगीय विमर्श। 38 वर्षों तक वह एक प्रयोगशाला में काम किए थे। 7 वर्षों तक कई पत्रिकाओं के संपादन और स्तंभ लेखन से जुड़े संजीव जी का अनुभव विविधता से भरा हुआ है। उनकी प्रायः 150 कहानियां, 13 उपन्यास और विविध लेखन भी है। अगर संजीव जी की भावभूमि की बात की जाए तो यह उनके अपने शब्दों में ज्यादा तर्कसंगत, सशक्त और प्रभावी होगा कि मेरी रचनाएं मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं, साध्य है मानव मुक्ति। 2019 में प्रकाशित कहानी संग्रह वह कौन भी शीर्षक में संकलित एक कहानी है मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। यह तृतीय लिंगी विमर्श पर आधारित कहानी है। इस कहानी के पात्र से संजीव जी मिलते हैं हवाई जहाज में अपने बगल वाली सीट पर। इससे पहले कुछ दोस्तों लेखक से मिलकर जा चुके थे। यह देखकर उसे ऐसा लगा होगा कि संजीव जी कुछ मदद कर लेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं उनकी मदद करने का अवकाश उसमें ना तब दी ना अब है। वह अपनी पहचान छिपाने चाहते थे, इसीलिए संजीव जी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक नाम रखते हैं सुलेमान, जो मर्द का नाम है, और सलमा औरताना नाम है। सलमा और सुलेमान एक व्यक्ति का नाम है। जब वह पैदा हुई लड़की थी, इसलिए सलमा नाम रखा। उनकी माँ जितनी जल्दी से ईश्वर के पास गई, उतनी जल्दी से पिता दूसरी शादी की। अगले साल सौतेली माँ को एक बच्चा भी हुआ, मंसूर। सौतेली माँ है और सलमा लड़की है, इसी कारण उसे बहुत नफरत करती थी। उनका रहम पाने के लिए उसे मंसूर को लादे रहना पड़ता था। संभाल न पाती तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। उन दिनों के दाग बताते हैं उन दिनों की दास्तां। अच्छे पालन पोषण से मंसूर जितना अच्छा दिखता था, सलमा उतने ही मर्गिली। वो एक ऐसा समय था, नए फौजी कानून के मुताबिक हर एक जवान को जंग में जाना जरूरी था जो कॉलेज ना जा रहा हो। फौज उनके घर भी आए मंसूर को ले जाने के लिए। अम्मा की आहट सुनकर एक अफसर ने उसे बताया, आपका बेटा 30 साल बाद लौट आएंगे, क्योंकि आपका दूसरा औलाद बेटी है, इसलिए। उस समय से सलमा की रहन सहन, खान पान सब बदल गया। उसे जिंदा रखना अब माँ बाप की जरूरत थी। 30 साल बाद मंसूर घर लौट आएगा, सलमा की शादी भी होगी, लेकिन वह अच्छा समय भी बदल गया। अगले ही साल उनकी तरह नरम नरम रोएं दिखाने लगा। कुछ और शारीरिक बदलाव भी आने लगी। परिवार में यह खबर मालूम होने से विस्फोट हुआ। माँ ने अपना सिर पीट लिया, बाप का बेहोश हो गया। अफसरों तक यह खबर पहुंच जाए तो
मंसूर कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन कुदरत के कमाल से सलमा का जुबान भी बदल गई। अब वह मर्द की जुबान बोलने लगा। सलमा से वह सुलेमान हैदर बन गया। माँ बाप का मिलान डॉक्टर से हुआ। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि सलमा की माहवारी बंद है और कुछ ऑपरेशन भी अनिवार्य है। इस बीच कोर्ट में मुकदमा भी की। एक हेल्थ कमेटी बनाकर सुलेमान को उनके हवाले कर दिया। मेडिकल जांच हुई। आखिर अल अजहर का फतवा भी मिला कि कानूनी कागजात भी बदल दे। माँ सुलेमान को सलमा ही बनाने का षड्यंत्र सोचता रहता था कि उनके लाडले मंसूर उनके साथ रहे। पासपोर्ट गलत बताकर, चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में भी उन्हें रहना पड़ा। शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, ऊपर से तरह तरह के यौन उत्पीड़न, 50 तरह के बेरहम मजाक, कई अपमानों का शिकार बन गया। जिस्म का एक हद होती है, वह हद भी पार चुकी थी। सुलेमान डायबिटिक कोमा में चला गया। जब कोमा से निकला तो पता चला कि माँ बाप अन्य मुल्क चले गए हैं। अस्पताल में कुछ रकम छोड़ गई कि जब वह जिंदा लौट आए तो अस्पताल के खर्चा के लिए, मर गया तो अंतिम संस्कार के लिए। वे ऐसा सोचकर गया होगा कि ऐसे बताए उनके 2 बेटे हैं, दोनों 2 मुल्क में है। एक तो डायबिटिक पेशेंट है, दूसरे औलाद ही परिवार को संभालने के लिए है, इसलिए फौज से रिहा किया जाए। सुलेमान बताते हैं, दुनिया के अनेक मुल्कों में विभिन्न प्रकार के जंग होते हैं, उसमें सुलेमान जैसों की कहानी सुनने को भी कोई तैयार नहीं। तो संजीव जी से वो विनती करती है कि वो जैसे बदनसीब के लिए जरूर कुछ किया जाए। इस व्याख्यानमाला में एक अवसर देने के लिए सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं नासरा शर्मा की कहानी अपनी को एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए कुसाट में परास्नातक छात्रा रेवतीमोल सुदर्शनन जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। मेरा नाम रेवतीमोल सुदर्शनन है। मैं कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रा हूँ। आज मैं नासरा शर्मा जी की कहानी अपने घोक एक विश्लेषणात्मक अध्ययन नामक विषय पर एक परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की मशहूर लेखिका नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखित स्त्री विमर्श पर आधारित एक कहानी है अपनी घोक। नासिरा शर्मा स्त्री विमर्श की प्रमुख कथाकार है। उनकी कहानी संसार मुख्यतः नारी के प्रति असमानताओं एवं उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा अनवरत युद्ध है। नासिरा जी 1975 में कहानी लेखन शुरू किया। प्रस्तुत कहानी अपनी को सरिगा पत्रिका में 2002 में प्रकाशित है। इसमें लेखिका ने मात्र स्त्री समस्याओं को ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत किया है। आज हर किसी को अच्छी पत्नी, बहन, माँ सब चाहिए, लेकिन किसी को बेटी नहीं चाहिए। क्यों? क्या है इसका कारण? सदियों से स्त्री पुरुष समान मानने वाले इस देश में आज भी लड़के को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्त्री के साथ भेदभाव तो उसके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। सोनोग्राफी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में लड़का या लड़की है इसका पता चलता है। अगर लड़का हुआ तो खुश, लड़की हुई तो निराश। इसी कारण से आज पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। जन्म से ही बेटियों को यह एहसास कराया जाता है कि तुम लड़की है, इससे सभी सुविधाओं से भी वंचित रहती है। हमारे समाज का एक बुरी रीति है, लड़कियों की इच्छा को कोई कान नहीं देते। पहले घर वाले फिर ससुराल वाले अनदेखा करते हैं। इसका यथार्थ चित्रण है अपनी को कहानी में। इस कहानी की नायिका है साधना, जो अपने बचपन से ही एक ईमानदार IPS अफसर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी अरमानों पर तब पानी फेर दिया गया जब उसके हरवाले उसकी शादी जल्द ही कराया गया। कहते हैं कि ससुराल में जाकर पढ़ाई करना, लेकिन शादी के बाद तो घर गृहस्थी सदाचार सत्कार करने में समय ऐसा निकल गया कि उसे किताब छूने तक का वक्त ना मिला। साधना का पति है संदीप। साधना को विश्वास था कि जब वह पढ़ाई की बात ससुराल में करेगी तो वे मान जाएंगी, लेकिन उसकी उम्मीद तब
टूटी जब बहू गर्भवती बनी और पति से यह कहा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। साधना इस बच्चे को गिराने की सोची, लेकिन संदीप ने नहीं माना। संदीप ने उसकी इच्छा की और अनदेखा किया। यह स्त्री का बच्चे को जन्म देने उसके इच्छा विरुद्ध है, जो पुरुष सत्तात्मक समाज लाद रहा है। वह है क्या इंसान है या पालतू जानवर जिसको प्यार तो सब करते हैं मगर बंदे जंजीरों में रखना चाहते हैं। आखिर क्यों? कितना बड़ा सार्थक बात यहाँ प्रस्तुत किया है। समाज की दृष्टि में एक स्त्री पालतू जानवर की तरह है, जो उस सबका कहना मानना ही पड़ता है। उसका एक बात परेशान कर रही थी कि वह दूसरों का सपना पूरा करने में अपने को तबाह रखी है। कुछ दिनों बाद उसे लड़की होती है। वह अपने अधूरे सपने को अपनी बेटी में साकार करने की सोचने लगी। बाद में साधना की कोख में दूसरी बेटी होती है, तो सास कहती है कि बच्चा गिरा लो। साधना कहती है मेरे लड़कियां सिर्फ औलादे नहीं, मेरा सपना होंगी। साधना लड़की की हत्या के विरुद्ध होती है। संदीप तीसरा बच्चा नहीं चाहता, लेकिन साधना तीसरी बार गर्भवती बनी और सास को लड़के का वजन भी दिया। उसने पता लगाया कि यह लड़का है। नर्स कहती है इस बार आपकी सास आपकी आरती उतारेंगी। भारतीय परंपरा और पुरुषी मानसिकता ने स्त्रियों की मानसिकता में भी बदल डाली है। वे भी पुरुषों की तरह स्त्री के हित के विरोध में सोचने लगती है। इसलिए तो वर्तमान में पुरुषों के साथ साथ स्त्री के उत्पीड़न के लिए स्त्री जिम्मेदार है। साधना अब एक गंभीर असमंजस में पड़ी कि यदि लड़का हुआ तो दोनों लड़कियों को निगल जाएगा। लड़के के आने से आगे सास बेटियों के बर्ताव ठीक नहीं रखेगी। क्या पिता संदीप ही बेटा पाकर बदल जाए? सास को खुश करूं या संदीप को दिया वजन निभाए? वह पूरी तरह टूट चुकी थी। खोक में लड़का है पर वो गिरा देती है। कोई सुनकर कह उड़ता, लड़का होते हुए भी गिराना घोर पाप है। उसे जन्म देने से 7 जन्म सुधर जाते हैं। बुढ़ापे की लाटे तो लड़के को मारते हैं, लेकिन वह इस अवस्था से बाहर निकलती है। लड़के लड़कियों में भेद करने वाला यह समाज तब तक बलवत रहेगा जब तक नारी उससे इजारे पर चलती रहेगी। खोक उसकी है, वह चाहे तो बच्चा पैदा करे और ना चाहे तो ना पैदा करे। साधना आधुनिक विचारों वाली स्त्री के रूप में समाज के सामने आती है। स्त्री पुरुष समान है। जरा सोचिए, क्या आज भी नारी अपने खुद के फैसले इतने आसानी से ले पाती है? साधना ने यह व्यक्त किया है। अपने बेटियों के खातिर वह बेटे को जन्म नहीं देती है, बेटियों को ही वह सर्वस्व मानती है। हमारे समाज को भी साधना का आदर्श लेना चाहिए और बेटियों का स्वागत करना चाहिए। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में समान रूप सदियों से स्त्री पुरुष पर भेदभाव करते आए हैं। कहानी में उल्लिखित बात अपने पन्नों से निकलकर असल जिंदगी में भी इस तरह की हरकतों का शिकार बेटियों को बननी पड़ी थी। सबको सोचने चाहिए, समाज सिर्फ मर्दों द्वारा नहीं बना, बल्कि इसके ताने बाने में मर्द तथा औरत दोनों का वजूद है। मर्द और औरत एक गाड़ी के 2 समान पहिए हैं, जिससे वह गाड़ी संतुलित होती है। स्त्रियों के उत्थान के लिए आज हमारे सरकार तथा विविध संगठनों ने अनेक योजनाएं बनाई है, जिसका पूरा लाभ स्त्रियों को उठाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यह कहानी वर्तमान समाज में बहुत ही प्रासंगिक एवं सार्थक है। अपने को कहानी की नायिका साधना में हम हर एक नारी की परछाई देख सकती है। नारी को सम्मान दो, नारी के बिना संपूर्ण विश्व शून्य है। यहाँ लेखिका ने अबला नारी को सबला बनाने का घोर प्रयास किया है। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। रेवती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध है कि आप कृपया चैट बॉक्स में दिए गए फीडबैक फॉर्म को फिल करें, ताकि आप सभी को प्रमाण पत्र दिया जा सके। आगे मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की सचिव और इस कार्यक्रम की सह संयोजिका डॉक्टर राधामणि जी को आमंत्रित करती हूँ। केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वभरण सर, इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, आज का मुख्य वक्ता डॉक्टर राहुल सिंह जी, सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर मीना जी, पर्चा प्रस्तुत किए सिंधु जी, बिसेना जी, रेवती मोर, हमारे सहकर्मियों
संयोजिका सिंधु जी, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, अन्य हिंदी प्रेमियों, केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की सुवर्ण जयंती के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सेमिनार का विषय है हिंदी कहानी अंदर वस्तु का शिल्प। कहानी, इसकी अंदर वस्तु और शिल्प के संबंध में हमारे मुख्य अतिथि झारखंड के सिद्धोकान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एएस महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह जी ने ज्ञानवर्धक, ओजस्वी, गंभीर और चुटीले व्याख्यान दिया। सर ने कहा कि जिंदगी के तजुर्बे बदलने पर कहानी का अर्थ बदलता है। कहानी की समीक्षा दो प्रकार कर सकते हैं। एक है विधा के तौर पर कहानी कैसे विकसित होती है ये ढूंढकर, दूसरा है कहानीकार को समग्रता में पढ़कर। उनके अनुसार हर कहानी अपनी आलोचना के प्रतिमान अपनी कोख में लिखती है। राकेश जी ने प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश, संजीव, अखिलेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नवीन सागर जैसे पहले से आज तक के जो कहानीकार हैं, उन कहानीकारों के कहानियों के माध्यम से अंदर वस्तु का शिल्प समझाने की कोशिश की। सर, आपके वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं। सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग, केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि और इस वेबिनार में शामिल सभी की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ। सर आगे भी हमारे कार्यक्रमों में शामिल होकर हमें अनुग्रहित करने का अनुरोध करती हूँ। इस वेबिनार में चर्चा में बबली जी ने भाग लिया है। बबली जी हमारी जो इस कार्यक्रम के जो एक कार्यकर्ता भी है, उनके प्रति हम शुक्रगुजार हैं। प्रेमचंद की कहानी मोर का पंख एक विश्लेषण विषय पर डॉक्टर सिंधु एसएल जी ने पर्चा प्रस्तुत किया। सिंधु जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बिजना के एस महाराजास कॉलेज की शोध छात्रा है। उन्होंने संजीव की कहानी मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ मैं तृतीय लिंगी विमर्श पर पर्चा प्रस्तुत किया। बिजना को भी मैं तहे दिल से आभार देती हूँ। रेवती मोर सुदर्शन कोचिन विश्वविद्यालय की परास्नातक छात्रा है। उन्होंने नासिरा शर्मा की अपनी कोख एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर पर्चा प्रस्तुत किया। रेवती मोल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम की संयोजिका सिंधु जी आई और इसका एंकर जो है ज्योति कृष्णा। इस वेबिनार में जुड़कर हमें प्रोत्साहन देने वाले विद्वजनों, सेंट पीटर्स कॉलेज के अध्यापक बंधुओं, केरल हिंदी साहित्य मंडल के कार्यकर्ताओं और सदस्यों, भारत के अन्य प्रांतों से इस वेबिनार में जुड़े अन्य अध्यापक बंधुओं, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, हिंदी संस्थाओं से इस कार्यक्रम में जुड़े हिंदी प्रेमियों, सबको हृदय की भाषा में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होते हैं। सबको एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।